टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेस। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये कहानी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी। देखो, वही वाला डायग्राम है जो मैंने तुम्हें बनाया था। देखो, वही वाला डायग्राम है जो मैंने तुम्हें सिखाया था। ये वही वाली कहानी है, पर आज हम लोग इसको सेपरेटली सीखेंगे कि व्हाट इज द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि थैलाकॉइड, जैसे मान लो कि ये क्या है अपना, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमको बढ़ाना पड़ता है और बाद में इसी H+ की वजह से हम ATP का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। सो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमको ये सीखना है कि आखिर ये हाइपोथेसिस है क्या और ये काम कैसे करती है। ठीक है, चलिए। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में मैंने क्या आपको सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप ATP बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ध्यान समझो, अगर हम ATP बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, देन दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़िए और देखिए कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, या मैं ये कहूं कि हाउ वी कैन मेक द ATP। बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम ATP फॉर्मेशन, थोड़ा मैं और कलर लूंगी, थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड लिखना चाहती हूं मैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम ATP फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ATP फॉर्मेशन की कहानी को हम क्या कहते हैं? ATP फॉर्मेशन की कहानी को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं हम इसे? फॉस्फोराइलेशन। दिस इज द कहानी ऑफ द ATP फॉर्मेशन। ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि हम किस किस तरीके से ATP बना सकते हैं, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हम ATP बना सकते हैं बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस। ध्यान से समझेंगे, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में हमको ये समझना है कि हम कैसे कैसे ATP बना सकते हैं। तो ATP हम बना सकते हैं बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस। ATP हम और कैसे बना सकते हैं? पहले डायरेक्ट सिंथेसिस हो गया, उसके बाद हम बना सकते हैं ATP बाय द फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यही हम लोगों, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ATP हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? और हम ATP बना सकते हैं बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डन। कैसे बना सकते हैं? बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ATP फॉर्मेशन होने की कहानी को आप क्या कहते हो, तो आप बोलोगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, जब अगर आप एडिशन कर रहे हो फॉस्फेट का, देन दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ATP बनाने की प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ATP हम 3 मेथड से बना सकते हैं, डायरेक्ट सिंथेसिस करके, फोटोफॉस्फोराइलेशन करके, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके। अब मैं आपको, ध्यान समझना, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब आपको इसमें क्या यूज करना है? लाइट यूज करना है। क्या यूज करना है? लाइट यूज करना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन यूज करना है। ठीक है, और डायरेक्ट मतलब आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ना तो ना तो आपको लाइट यूज करना है, ना तो आपको ऑक्सीडेशन यूज करना है, डायरेक्ट ATP बनेगी। एक एक मेथड को हम लोग अब डिटेल में लेने जा रहे हैं। डायरेक्ट सिंथेसिस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपके उसमें है नहीं, ठीक है, पर थोड़ा सा मैं बता देती हूं, अब आई हूं तो बिना बताए नहीं जाऊंगी। चलिए, डायरेक्ट सिंथेसिस देख लेते हैं बच्चों, क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP, है ना? चलिए देखिए क्या है डायरेक्ट सिंथेसिस। ओके, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये है आपका कोई कंपाउंड A। अगर आप इसमें फॉस्फेट जोड़ दें तो ये बन जाए कंपाउंड B। अब ये कंपाउंड A क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या है ये? मान लीजिए कि हमने ग्लाइकोलिसिस से एक कंपाउंड उठाया जिसका नाम था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? PEP। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से, ध्यान से समझो, अगर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से आप फॉस्फेट हटा देते हो, ठीक है, ध्यान से समझना बात को मेरी, क्या बोल रही हूं मैं,
तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनाते हैं आप, पायरुविक एसिड। ठीक है, देखो ध्यान से, ये ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप है, पायरुविक एसिड बनाते हो। ठीक है, अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फॉस्फेट बाहर निकला, तो ये फॉस्फेट किससे जाके ऐड होता है, ये फॉस्फेट ऐड होता है एडीपी से, और ये बनाते हैं एटीपी। क्या बनाते हैं बच्चों, एटीपी। मेरी बात समझ गए आप लोग। तो यहां पर फॉस्फेट निकला और डायरेक्टली जाके एडीपी से बाइंड हो गया और उसने एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई कहानी करने की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ना लाइट चाहिए, ना ऑक्सीडेशन चाहिए, ना कुछ भी चाहिए नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट हटा दिया आपने और जाके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जोड़ दिया। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मतलब कितना फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, और जब आप 2 फॉस्फेट में 1 फॉस्फेट और ऐड कर दोगे तो वो ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो, ये हो गया डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। नाउ अब हम एक एक करके कहानी पूरी लेते हैं, क्या कहना चाहती हूं मैं। देखिए, यहां पर मैं एक लिखती हूं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ध्यान से समझिए। यहां पर मैं लिख लेती हूं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, ये अभी नहीं, अभी अपन ये कंडीशन बात करते हैं कि अगर हमको एटीपी बनानी है, अगर हमको एटीपी बनानी है तो हमें क्या क्या कंडीशन करने की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, या फोटोफॉस्फोराइलेशन लिख रहने दीजिए, कंडीशन की बात करेंगे कि हमें किन किन कंडीशन की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपको एटीपी बनानी है तो आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए, ध्यान से देखें क्या क्या कंडीशन चाहिए है। सबसे पहले, अगर आपको एटीपी बनानी है तो आपके पास प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। ये क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि एटीपी बने, चाहे ऑक्सीडेटिव में बने, यहां पे मैं ऑक्सीडेटिव भी लिख देती हूं। ठीक है, चाहे आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एटीपी बने, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक जगह पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और एक जगह पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। समझ गए आप, एटीपी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एटीपी बनाने के लिए हमारे पास 3 विधि थी, डायरेक्ट सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट विधि मैंने आपको बता दी क्योंकि उसमें बहुत तामझाम आपको करना नहीं था, पर अगर आप एग्जैक्टली इन दोनों मेथड से फॉस्फोराइलेशन करना चाहते हैं या इन दोनों मेथड से आपको एटीपी बनानी है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या होना चाहिए बच्चों, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब यह है, इसको आप H+ ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, मतलब एक किसी जगह पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। वो कहां है वो हम बाद में बात करेंगे, कहीं पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। खैर वो बात की बात है, पर किसी भी जगह पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि मेम्ब्रेन जो होनी चाहिए वो इंटैक्ट होनी चाहिए। मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए बच्चों, इंटैक्ट। मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से होगा। ठीक है, ये लिख देती हूं मैं, हाइड्रोजन आयन मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय द डेफिनेट या बाय द F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, या पार्टिकल नहीं बोलती हूं, बाय F0 F1 ही बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो आगे बात करते हैं। नाउ तीसरा कारण क्या है, अब ये बात ही कर रहे हैं तो कर लेते हैं। आपके पास F0 F1 होना चाहिए। ठीक है, F0 F1 क्या होता है, F0 F1 इज लाइक अ चैनल। ये कैसा होता है, इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है ना, ये होता है F0 F1, देखो देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका F0 और ये होता है आपका F1। यहां से हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एटीपी बनाएं तो आपके पास F0 F1 तो होना ही चाहिए। डन। दूसरी बात, कंटिन्यूएशन में H+ जो है उनका मूवमेंट शुरू होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूएशन मूवमेंट, इसको
कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एटीपी कंटिन्यूअसली बनती रहे तो H प्लस का मूवमेंट हमेशा होते रहना चाहिए। तो पहला क्या हमने सीखा कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए, किसी एक जगह पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और किसी एक जगह पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। कहाँ है वो बाद में बात करेंगे। अभी मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से भी H प्लस का लीकेज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा अगर आपको H प्लस को मूव करना है तो आपके पास F0 F1 पार्टिकल, जिन्हें आप ऑक्सीजोम्स कहते हैं, ये आपके पास होने चाहिए, जिससे H प्लस का मूवमेंट होगा। डन। और आपकी जो सिस्टम है, चाहे हम किसी भी प्रकार की बात कर रहे हैं, अगर हम थैलाकॉइड में बात कर रहे हैं एटीपी, तो वहां पर भी H प्लस का मूवमेंट होता रहना चाहिए, और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी H प्लस जो है कॉन्सेंट्रेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द एटीपी सिंथेसिस। नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर मैं बोल रही हूं फोटोफॉस्फोराइलेशन बच्चों, तो मैंने क्या बोला आपको कि लाइट से रिलेटेड है। अब लाइट के प्रेजेंस में आपको एटीपी बनानी है तो कौन सा सेल ऑर्गेनल आप यूज करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या यूज करेंगे आप, क्लोरोप्लास्ट। और अगर आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, इस मेथड से अगर आप एटीपी बनाना चाहते हैं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं, ये दोनों मेथड तुम पढ़ चुके हो, इवन क्लोरोप्लास्ट भी मैंने तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया वाला तो हमने डिटेल से पढ़ा है। कहां पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेक्चर जाके लगाओ तो समझ में आएगा, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, क्वेश्चन तो ये है ना। आओ देखते हैं, पहले देख लेते हैं चलिए हम लोग अभी लाइट के वाले के बारे में बात करें क्या सीधे सीधे, चलो हम लोग सीधे फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में जानना है तो आप जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लेक्चर लगा सकते हैं। चलो अब मैं शुरू कर रही हूं कहानी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। चलो थोड़ा और मोटा चाहिए। देखिए सो यहां पर मैं बना रही हूं, थोड़ा और मोटा चाहिए मुझे। कौन सा कलर लूं, ये ठीक है। हाँ चलिए, अब मान लीजिए कि यहां पर मैं बना रही हूं एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ओके डन। अब थोड़ा और बड़ा बना लूं क्या, हाँ थोड़ा और बड़ा बना लीजिए मैडम, जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा बना लीजिए। सो ये मैंने बनाया एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बना लिया। हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बात कर रहे हैं, हमने ये बात की कि आपकी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना होना चाहिए, मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए और F0 F1 पार्टिकल होने चाहिए। चलो इसके अंदर हम बात करेंगे थाइलाकॉइड की। चलो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं ना, ये हो गया थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, लेबल कर लें थोड़ा सा है। चलो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है फिर भी कहानी। ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, डन। ये है आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को हमें डबल बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डबल नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को, है ना। ये देखिए बना लिया मैंने। सो ये दोनों क्या हो गई, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। चलो ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूं आज क्योंकि ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आप लोगों को। चलो ये हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या, कौन सा एरिया, यहाँ पे लिखूंगी मैं स्ट्रोमा। ये कौन सा एरिया है बच्चों, स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे भी हम लोग इसके बारे में। चलो एक एक करके शुरू करते हैं कहानी। अब यहाँ पर था हमारे पास फोटो सिस्टम, कौन से कलर से बनाऊं यार, बहुत ही लिमिटेड। हमारे पास यहाँ पर क्या था बच्चों, फोटो सिस्टम, है ना। चलो फोटो सिस्टम बना लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। सो यहाँ पर है हमारे पास फोटो सिस्टम 2, और यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा फोटो सिस्टम 2 को।
सो यहाँ पर है हमारे पास फोटोसिस्टम 2, मेम्ब्रेन पे ही होता है, और यहाँ पर होता है हमारे पास फोटोसिस्टम 1। ठीक है, ये क्या है आपका PS1, दिस इज द PS1, दिस इज PS2, पहले PS2 लिखा जाता है ना, फिर PS1 लिखा जाता है, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। चलो अब हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रोटॉन ग्रेडियंट, सीधे सीधे कहानी की बात करेंगे जो अपन बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट हुआ और उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्लोरोफिल के पास। ये इसने किसको दिए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, इसलिए अभी डिटेल में बात नहीं करूंगी। अब क्लोरोफिल ने जब इस अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, तो इस पर भैया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा पानी का मॉलिक्यूल। ठीक है, जब पानी का मॉलिक्यूल आप तोड़ोगे तो आपके पास ये कहानी निकलेगी। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, है ना। जब क्लोरोफिल ए ने क्या दे दिया? एक्साइटेड हो गया। सनलाइट बनाओ, बिना सनलाइट के काम नहीं चलेगा, है ना, ये सन है अपना। जब सनलाइट आने पर क्लोरोफिल एक्साइट हो गया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम 2 में? Pho5 पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया तो ये बेचारा खाली हो गया, रो रहा है, मुझे तो कोई तो इलेक्ट्रॉन दे दो यार। तो ये H2O टूट गया है। जब H2O टूटा, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? अच्छा ये है क्या? ये है आपकी ल्यूमेन, थाइलाकॉइड की ल्यूमेन है ये, ठीक है ना। हाँ, तो टूट गया। अब ल्यूमेन ने के पास जो इलेक्ट्रॉन बचे वो क्लोरोफिल ए को दे दो, कोई टेंशन ही नहीं। अब आपका ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ऑक्सीजन बाहर आ गया जो हम लोग सांस ले रहे हैं। बचा क्या? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इस तरीके से आपके हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा। तो हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अगर तुम्हें क्लोरोप्लास्ट से एटीपी बनानी है तो इस ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। अगर तुम ल्यूमेन में H2O बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, समझो बात को, अगर तुम H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना चाहते हो तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कंटिन्यूअसली आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना पड़ेगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने से आप निकालोगे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल को दोगे, हाइड्रोजन स्ट्रोमा के ल्यूमेन में रखोगे थाइलाकॉइड के, और ऑक्सीजन बाहर कर दोगे। तो इस तरीके से आप ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना। कहां बढ़ाना है? ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड की ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, तभी एटीपी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब आ गए यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या किया हम लोगों ने। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद भैया इसने किसको दिया? इसने दिया प्लास्टोक्यूनोन को। प्लास्टोक्यूनोन के बाद इसने किसने दिया? साइटोक्रोम B6F को। ये सब पढ़ चुके हैं ना, तो ज्यादा अपन लोग इसमें मगजमारी नहीं करेंगे। प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब ध्यान समझना, प्लास्टोसाइनिन से जो है इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? बोलिए। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आएगा इस वाले क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। ओके, ये कौन सा है भैया? 700 है और वो 680 है, लिख नहीं रही हूं मैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब ध्यान से समझेंगे सब लोग, क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल ए से भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिलेगा। तो बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, क्यों, है ना। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हुए भैया? एक्साइट हुए। एक्साइट कर दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक्साइटेड हो गए। ये किसको मिले? FeS को, जो कि इनका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद ये मिले फेरिडॉक्सिन को, FD को। FD के बाद इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? FD के बाद इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? देखो भैया, यहां पर एक आवारा बादल घूम रहा है। ये मैं बताओ, मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहां पर एक आवारा बादल घूम रहा है और यहां पर कुछ और उचक्के घूम रहे हैं जिनका नाम है हाइड्रोजन आयन। घूमते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं है, घूमते रहता है, आवारा है ये थोड़े से, ठीक है। अब जैसे ही फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे? बहुत ही परेशान था, किसको दे? तो ये NADP आ जाए, अरे कोई बात नहीं, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? NADP को। साथ में कुछ और उचक के आए, हम भी जुड़ेंगे तेरे साथ, ठीक है। ये NADP+ है। NADP+ जो है, प्लस क्या बताता है? कि ये डेफिशिएंट है। कैसा है? डेफिशिएंट है, इसको कमी है किसी चीज की।
FD जो है फेरिडॉक्सिन किसको दे इलेक्ट्रॉन, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहां से ये स्ट्रोमा से उचकते हुए आएंगे और हाइड्रोजन आयन उचकते हुए आएंगे। जब आप हाइड्रोजन आयन को भी जोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, NADPH। आप समझो मैडम हमने इससे ल्यूमेन का हाइड्रोजन आयन कहां से बढ़ा है, देखो बात मेरी समझो क्या बोल रही हूं मैं। चाहे तो तुम स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन कम कर दो, चाहे तो थैलाकॉइड की ल्यूमेन में H+ बढ़ा दो, बात तो वही हुई ना। तुमको नंबर से मतलब नहीं है, तुमको कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। हर समय पर कुछ भी करो तुमको थाइलाकॉइड की ल्यूमेन, दिस इज द थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ाते ही रहना है आपको। कुछ भी करो आप, चाहे इधर से कम कर लो स्ट्रोमा से, चाहे इधर बढ़ा दो। तो पहली कंडीशन में जब हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे थे तो हम लोग हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में ऐड करते जा रहे थे। दूसरी कंडीशन में हम NADP को रिड्यूस कर रहे थे क्योंकि फेरिडॉक्सिन के पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बचा ही नहीं तो मर जाए क्या, तो बचा ही नहीं तो फेरिडॉक्सिन किसको दे देगा, NADP को इलेक्ट्रॉन दे देगा। स्ट्रोमा से उड़ते हुए हाइड्रोजन आयन और आ जाएंगे और NADP रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, NADPH में। तो इससे स्ट्रोमा का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। दूसरा रीजन लिख दूं कैसे आप थाइलाकॉइड की ल्यूमेन लिखना बहुत जरूरी है। थाइलाकॉइड की ल्यूमेन में H+ आयन कैसे बढ़ाएं, तो पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर करके बढ़ाएं। दूसरा कैसे बढ़ाएं, दूसरा आप बढ़ा सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ NADP, इससे भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ तीसरा रीजन समझें क्या है, देखो तीसरा रीजन समझें, देखो जब आप ये ना स्ट्रोमा में ये आवारा बादल जो है ये चुक्के घूमते जा रहे हैं, इनका कुछ काम नहीं, ये स्ट्रोमा में घुसे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करो, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। ये हाइड्रोजन को पकड़ कर ल्यूमेन को देता जाता है। जो स्टेप मैंने बताया ना वो ध्यान से देखो। ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, ये भी हाइड्रोजन आयन को पकड़ के देता जा रहा है। समझ में आई बात, देता जा रहा है। तो थर्ड रीजन क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा लिखती हूं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा लिखते हैं। ये क्या हुआ भाई, हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 2H+ बाय प्लास्टोक्विनोन फ्रॉम कहां से कहां की ओर, स्ट्रोमा, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड ल्यूमेन। समझ में आ गई, थाइलाकॉइड ल्यूमेन। अब ये जो पंचायत है ये कर क्यों रहे हो तुम, ल्यूमेन में तुम क्यों हाइड्रोजन आयन बढ़ा रहे हो। क्वेश्चन तो हमारा ये है ना, मैडम इतनी जो आप मगजमारी करवा रही हो ये काहे के लिए करवा रही हो। आओ समझे, आओ बच्चों आगे समझे कहानी, ठीक है, क्यों मैंने इतनी मगजमारी करवाई तुमसे। आओ, हाँ देखना ना, देखेंगे सब लोग। अब यहां से जो है आपकी कहानी पूरी पलटा दूंगी मैं। ये है अपने पास क्लोरोप्लास्ट, मुझे थोड़ा बड़ा बना रहा है ना, तो मोटा बनाती हूँ। चलो बच्चों, थोड़ा सा मोटा तगड़ा होना चाहिए, कमजोरी थोड़ी होनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट को। चलो ये क्लोरोप्लास्ट बना लिया मैंने, ठीक है। थाइलाकॉइड भी बना ही लेती हूँ, है ना, ये थाइलाकॉइड बना लिया मैंने, ठीक है, ये थाइलाकॉइड बना लिया मैंने, ठीक है। ध्यान समझते जाना, लेबल करूं क्या, अभी जरूरत नहीं है लेबल करने की, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या बोल रही हूं मैं। हमने सब जगह से H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया, हम लोगों ने सब जगह से H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया। देखो थोड़ा सा, हम लोगों ने H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारे रीजन से हम लोगों ने H+ कॉन्सेंट्रेशन भर लिया, अपन लोगों ने H+ मरे जा रहे हैं, H+ भर गया है पूरा, ठीक है, भर गया पूरा। 3 रीजन मैंने बताया कैसे कैसे आप भरेंगे, भर गया। अब समझो मेरी बात को जो मैं कह रही हूँ, इस थाइलाकॉइड, ये कलर नहीं चाहिए मुझे, हाँ, इस थाइलाकॉइड की ल्यूमेन के पास, या मेम्ब्रेन बोलो इसको, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर एक प्रेजेंट होता है क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो पता है क्या, ध्यान से देखना क्या कहते हैं उसको, मेम्ब्रेन है ना, ये थाइलाकॉइड की डबल मेम्ब्रेन है, दिख रही है ना आपको।
अब ये जो H प्लस हैं यहां से सड़ासड़ मूव करेंगे, सड़ासड़ मूव करेंगे, ध्यान से देखते जाना है। ये जो H प्लस है ये सड़ासड़ मूव करके कहां पर आ गए, स्ट्रोमा में आते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाती हूं। चलो, तो ये जो H प्लस आयन है ये पूरे यहां से मूव करते जा रहे हैं। अब ध्यान समझना, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम क्या है, क्वेश्चन तो यह है कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है F0 F1 पार्टिकल। क्या नाम है बच्चों, F0 F1 पार्टिकल। अच्छा, थाइलाकॉइड की ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना, ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है ये इंटैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर दिया और लीक होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, कभी आप ग्रेडियंट बना ही नहीं पाओगे। ग्रेडियंट का मतलब ये जो ल्यूमेन है ना, ध्यान से समझो, ग्रेडियंट का मतलब ये जो ल्यूमेन है ना थाइलाकॉइड का ल्यूमेन, इस ल्यूमेन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और स्ट्रोमा में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, तभी आप ATP बना पाओगे। अब तुम्हारी ये मेम्ब्रेन ही डबल मेम्ब्रेन लीक करती जा रही है तो कभी हम ग्रेडियंट बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। अब इस मेम्ब्रेन पर, ठीक है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ा है मैंने, ठीक है, इनको आप ऑक्सीजोम भी कहते हैं। अब यहां से सर करके हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे, अब होगा क्या कि बहुत तेज, जैसे डैम का गेट खोल देते हैं ना अपन, डैम पर पानी क्यों कलेक्ट, कैसे हम डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, डैम का गेट बंद रहता है, पानी भरता जाता भरता जाता भरता जाता भरता जाता, किसी एक दिन डैम का गेट खोल देते हैं, तो जब जितनी स्पीड से पानी निकलता है ना उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही करना है। जब इन पार्टिकल से, देखो ये वाला जो है, इसका ये वाला पार्ट ये होता है F0 और ये होता है F1। मुंडी देख के गोल मत समझना कि F0 है, ठीक है। यहां से जब हाइड्रोजन आयन आप गुजारेंगे तो हाइड्रोजन आयन कहां पर आ जाएंगे, आपके यहाँ पर स्ट्रोमा में आते जाएंगे। पर जब ये इतनी स्पीड से गुजरेंगे तो इस पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करो ना। हम पूरा जो है पूरी दुनिया की पंचायत कर क्यों रहे हैं, हम पूरी दुनिया की पंचायत इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस F0 F1 पार्टिकल जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है इससे H+ को गुजार सके और स्ट्रोमा में जो ADP आवारा बादल घूम रहे हैं इनको ATP में कन्वर्ट कर सके। ये जो F1 होता है यहां पर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ATP सिंथेटेज। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि ये जो पूरा बवंडर हमने रचाया है ना, ये जो पूरी जो कहानी अपन लोग ये जो खेल खेल रहे हैं ना, ये पूरा जो सबके नाटक है, ये प्लास्टोक्विनोन ने इधर से हाइड्रोजन ले लिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया, ये सब षड्यंत्र है। षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है ताकि ये जो थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में हम हाइड्रोजन को भर सके। और जब हाइड्रोजन डिफरेंट तरीके से, कैसे कैसे हाइड्रोजन बढ़ा, हमने स्ट्रोमा का हाइड्रोजन यूज करके NADPH बना लिया, हमने पानी का हाइड्रोजन यूज करके ल्यूमेन में भर दिया, प्लास्टोक्विनोन से हाइड्रोजन उठाकर कहां भर लिया, ल्यूमेन में भर लिया, फ्रॉम द स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। 3 तरीके से हम हाइड्रोजन भर रहे हैं। ये तो साजिश है क्योंकि हमको इस ल्यूमेन में हाइड्रोजन को भरना है। ल्यूमेन किसका है भैया, ये आपका थाइलाकॉइड, प्लीज इसको भूलना नहीं है। ये हमारा क्या है, थाइलाकॉइड है और ये उसकी मेम्ब्रेन और उसका ल्यूमेन और ये स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में हम ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हम कहाँ करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हम कहाँ करते हैं, ल्यूमिनल एरिया में। कहाँ यूज करते हैं हम, ये ल्यूमिनल एरिया में, जहां पर थाइलाकॉइड का ल्यूमेन होता है वहां पर पानी को तोड़ते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ NADP कहां करते हैं हम लोग, आउटर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मेम्ब्रेन में NADPH हम लोग रिड्यूस करके उसको स्ट्रोमा को दे देते हैं। ये कहां से कहां की ओर होता है, मूवमेंट ऑफ H+ हम करते हैं, मूवमेंट ऑफ H+ स्ट्रोमा से लेकर आपके ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, कहां पर करते हैं H+ का मूवमेंट, स्ट्रोमा से लेकर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। पर इसमें हमको करना क्या है बच्चों, इसमें हमको प्लास्टोक्विनोन को एज अ हाइड्रोजन कैरियर यूज करना है। डन, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। ठीक है, बस ATP बनते जाएंगे आप किस तरीके से। तो कुल मिला के हम हाइड्रोजन बनाने, ATP बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज कर लीजिए आप। हाइड्रोजन आपका ल्यूमेन में ज्यादा और आपका स्ट्रोमा में कम होना चाहिए। मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए थाइलाकॉइड की ताकि H+ लीक ना हो। और हमेशा जो भी आप ATP मूव करोगे उसके लिए आपको
F0F1 पार्टिकल की जरूरत होगी। बिना F0F1 पार्टिकल के आप हाइड्रोजन को ATP नहीं बना सकते हो। ठीक है, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP बनाते हैं। एक मैं छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH यहाँ पर 2H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी आपका F0F1 पार्टिकल होता है। यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं, हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सा फॉस्फोराइलेशन होता है, ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कौन सा फॉस्फोराइलेशन होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डन। ये किस में होता है, हम इसमें H+ कहाँ से लाते हैं, जब हम NADH को तोड़ते हैं और NAD में कन्वर्ट करते हैं तो H+ निकलता है। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने NAD को तोड़ा, इसलिए ऑक्सीडेशन किया उसका, इसीलिए इसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और जो हम फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP बनाते हैं उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। अगर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ाना है, तो आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन उसके मैट्रिक्स के आउटर साइड में बढ़ाना है, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में बढ़ाना है। अगर मैं इसकी बात करूँ फोटोफॉस्फोराइलेशन के का, तो इसमें हाइड्रोजन आयन आपको थाइलाकॉइड की ल्यूमेन, थाइलाकॉइड के बीच में बढ़ाना होता है। और ऑब्जेक्टिव दोनों का यही है कि हमको उस H+ आयन को यूज करके ATP बनाना है। बेटा मेरी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है। अब मैं देखती हूँ कि आपकी NCERT क्या कहती है। ठीक है, NCERT क्या कहती है तुम्हारी, आप देख लेते हैं। देखो मैंने सारे डायग्राम सब तुम्हें बना दिए हैं ना, आ जाओ। नाउ let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। अब हमको ये जानना है, देखो अगर आप चाहते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे ATP बनती है तो लेक्चर लगाओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आप चाहते हो कि क्लोरोप्लास्ट में कैसे ATP बनती है तो लेक्चर लगाओ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा why it is called as chemoosmotic hypothesis, इसका आंसर अभी आपको मिलेगा। Chemoosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism ठीक है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से हम लोग ATP फॉर्मेशन का मैकेनिज्म समझते हैं, जिसमें हमें एक ग्रेडियंट बनाना है और ग्रेडियंट हम बनाएंगे जिससे हम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर H+ को मूव करेंगे। ठीक है, खैर ये बात की बात है। लाइक इन रेस्पिरेशन द फोटोसिंथेसिस टू, ठीक है, आपको कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपके दोनों में काम करती है, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बना रहे हो, चाहे आप क्लोरोप्लास्ट में ATP बना रहे हो, दोनों में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ही काम करती है। ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ठीक है, आप ATP तभी बना सकते हो जब आप प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओ। जैसे कि अगर ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये है आपका थाइलाकॉइड। डन। ठीक है, तो आपको ग्रेडियंट क्या बोल रही है कि आपको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमें इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर H+ कम, यहाँ पर H+ ज्यादा, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चों आपका मैट्रिक्स, और ये है आपका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, IMS लिख देती हूँ मैं इसको। तो IMS में हमेशा H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड की ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन, ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और स्ट्रोमा में H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इसी तरीके से आप ATP बना पाएंगे। दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेनस ऑफ थाइलाकॉइड। माइटोकॉन्ड्रिया में आप कौन सी मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो, किन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ग्रेडियंट होना चाहिए, आपकी मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपका H+ भरा होना चाहिए। तो वहां पर आप किसकी मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पर आप ग्रेडियंट के लिए कौन सी मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, नाउ देयर इज वन डिफरेंस दो हियर द प्रोटॉन
accumulated towards inside of the membrane in the lumen, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम क्या देख रहे थे कि जो H प्लस था वो यहाँ दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच में होना चाहिए, पर यहाँ पर हम ये देखेंगे आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि आपका जो H प्लस होना चाहिए वो थायलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर होना चाहिए। आगे बढ़े। In the respiration, proton accumulated in the intermembrane space of the mitochondria. वाह 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 वाह, यही बता रही थी मैं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में H प्लस यहाँ पर स्टोर होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट या फोटोफॉस्फोराइलेशन में ल्यूमेन में स्टोर होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो सब कहानी दो दो तीन तीन बार कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट हम बनाए कैसे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमको कारण पता लगाना है कि क्यों प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। We need to consider again the processes that takes place during the activation of electron and their transport to determine the step that cause a proton gradient to develop. हम लोग पूरे स्टेप्स को याद करें कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे थे तो वो कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। हम लोगों ने फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना शुरू किया था बच्चों। हम लोगों ने क्लोरोफिल को एक्साइट करके सबसे पहले फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन दिया, फियोफाइटिन के बाद हमने प्लास्टोक्यूनोन को दिया, प्लास्टोक्यूनोन के बाद हम लोगों ने किसको दिया, साइटोक्रोम B6F को, और उसके बाद हमने प्लास्टोसाइनिन को दिया और फिर फोटो सिस्टम 1 को दे दिया। फोटो सिस्टम ने दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES को और FES ने दिया FT को। अब इनके बीच में ऐसे कौन कौन से इवेंट हुए जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। नंबर 1, जब हमने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 जो कि था आपकी मूवफ्लाई फुफी जिसका नाम था फियोफाइटिन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्लोरोफिल 700 को 680 को, तो फिर वहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, मॉलिक्यूल टूटने से इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्पनसेट किए गए और इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दिए गए फोटो सिस्टम 2 वाले को। सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर साइड पर होती है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। जो भी हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, अगर आप ये देखें, जो भी हाइड्रोजन हम देखो ल्यूमेन के इनसाइड ही बना रहे हैं, मेम्ब्रेन के अंदर की ओर बना रहे हैं, जो भी हाइड्रोजन और बना रहे हैं आप, वो सब आपको ल्यूमेन में ही रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको। चलिए, दूसरा रीजन क्या है, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम द प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये कौन सा रीजन है, देखो दूसरा रीजन क्या बताया मैंने आपको, ये 2-3 बार पढ़ा चुके मैंने, है ना, ध्यान से देखना। जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन है उसको प्लास्टोक्विनोन पकड़कर आपके ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में ले आता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद कहाँ था यार, चलो हाँ आगे था। सो एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम द प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H प्लस कैरियर। क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, this happened because the primary acceptor of electron which is located towards the outer side of membrane transfer its electron not an hydrogen carrier but to an H plus carrier, hence this molecule removes a proton from the stroma। ये बताना चाह रहा है कि जब हम लोग क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन नहीं देगा, पर वो काम क्या करता है, इसकी वजह से जो आपका दूसरा कैरियर रहता है वो स्ट्रोमा से पकड़ लेता है हाइड्रोजन और ल्यूमेन को दे देता है थाइलाकॉइड के, ठीक है। हेंस इस वजह से मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, बताया मैंने आपको अभी ये, इस वजह से एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से रिमूव कर लिया जाता है और उसे ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड को दिया जाता है। साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसपोर्ट करता जा रहा है, साथ साथ में हाइड्रोजन भी खींचता जा रहा है, समझे। तो ये है साजिश किसकी, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, वो खींच के देता है बेचारा, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसपोर्ट करता जा रहा है, ठीक है। When this molecule passes to the reaction of the electron carrier to the inner side of membrane, the proton is releases to the inner side of the lumen of the membrane, ठीक है, सीधी बात है, जब वो मूव करता जा रहा है और हाइड्रोजन को ल्यूमेन में देता जा रहा है, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है,
NADP रिडक्टेज एंजाइम जो कि लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि जो NADP कहाँ रिड्यूस होता है, ये देखो, है यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक, ये वाले डायग्राम में। ओके, NADP कहाँ रिड्यूस होता है? मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे। क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि आउटर साइड पर ही कौन सा एंजाइम होता है? NADP रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? NADP रिडक्टेज एट द साइड ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के साइड पे ही है, ठीक है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे और स्ट्रोमा के साइड पे, इसलिए ये NADP कहाँ रिड्यूस होता है? स्ट्रोमल साइड पे। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। चलो, so NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. Along with the electron come from the acceptor of the electron PS1. The protons are necessary for the reduction of NADP to the NADPH plus H. This proton also removed from the stroma. ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को FES से, ठीक है, FES को कौन इलेक्ट्रॉन देता है? P700। P700 को कौन देता है? आपका प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किसका पार्ट है? PS2 का, ठीक है। PS2 से जब इलेक्ट्रॉन PS1 में आते हैं, PS1 से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES में जाते हैं। FES से कहाँ आते हैं? फेरिडॉक्सिन में। अब फेरिडॉक्सिन तिलमिला रहा है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन फेंक देता है किसको? NADP को। साथ ही में NADP स्ट्रोमा में भरे पड़े हैं, H+ आयन आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उस H+ को भी पकड़ लेता है और रिड्यूस हो जाता है NADPH plus H में, ठीक है। और जो H+, तो स्ट्रोमा का आपने H+ यूज कर लिया कि नहीं कर लिया? जब आपने स्ट्रोमा का H+ यूज कर लिया तो आपका जो ग्रेडियंट है वो क्या हुआ? अब स्ट्रोमा से आप H+ खींच लोगे तो स्ट्रोमा में H+ की कमी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। देखो देखो 3 इडियट्स एक मूवी है, मैंने उसमें ये देखा था कि या तो तुम एग्जाम में अच्छे नंबर ला लो या तो तुम दूसरों को बरगला दो, ठीक है। तो पहले में तो वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहा है, वाटर को तोड़ तोड़ के अपने पास H+ भरे जा रहा है। दूसरे में प्लास्टोसाइनिन से खिंचवा खिंचवा के भरे जा रहा है। तीसरे में उसने खेल कर दिया, तीसरे में बोला मैं नहीं बढ़ सकता, तो वो क्या हुआ? तू तो कम हो ही सकता है, तो उसने स्ट्रोमा के H+ को कम कर दिया, जिससे ऑटोमेटिकली उसका ग्रेडियंट बढ़ गया, ठीक है। चलो, तो ये डायग्राम है किसका? आपकी NCERT का डायग्राम है जिसमें पूरी कहानी दी हुई है। देखिए, ये है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की पिंक वाली मेम्ब्रेन है, ये है PS2 680, लाइट आ रही है। PS2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ क्लोरोफिल से और उसने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? मुंह फुलाई हुई फुकफिक को, जिसका नाम है, किसका नाम है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। ये कितने बार पढ़ चुके हैं? कम से कम 150 बार। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है बच्चों? क्यों क्यों किसके पास? किसके पास? किसके पास? प्लास्टोक्यूनोन के पास। फिर किसके पास आता है? साइरोबानो के पास। साइरोबानो कौन है? साइटोक्रोम B6। कौन है? साइटोक्रोम। चलो, केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या कहती है अकॉर्डिंग टू NCERT, वो अपन लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, P680 है, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? आपके प्लास्टोक्यूनोन को आ गया। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कैसे प्लास्टोक्यूनोन के पास आया। इसी के साथ क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो इसलिए आपका वाटर टूट गया, वाटर ने हाइड्रोजन को कहाँ भर दिया? आपके ल्यूमेन में भर दिया। इलेक्ट्रॉन पास होता रहा, साइटोक्रोम B6 के पास आया, B6 से प्लास्टोसाइनिन के पास आया, P700 के पास आया, फेरिडॉक्सिन के पास आया, ठीक है। फेरिडॉक्सिन के बाद जो है इलेक्ट्रॉन किसको मिला? NADP को मिला। इसने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन लिया और रिड्यूस हो गया NADPH में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ गया। अब हम और कैसे H+ बढ़ा सकते हैं? PQ प्लास्टोक्यूनोन जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन को लेकर आपके यहाँ पर छोड़ सकता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है बन चुका है। यहाँ पर खूब सारे H+ हो गए। इसको केमियोस्मोटिक कहते क्यों? मैं कीमो बोल रही थी, केमियोस्मोटिक थ्योरी कहते क्यों? क्योंकि हमें H+ नाम का एक केमिकल बढ़ाना है ताकि एक ग्रेडियंट बन सके। जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वैसे ही F0 F1 से सर्र से H+ मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से मूव करेगा, उसकी एनर्जी इस्तेमाल करके हम ADP को ATP में कन्वर्ट कर लेंगे। डन। हम F0 को CF0 CF1 कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है। ये NCERT कहती है। आगे चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर while in the lumen there is accumulation of proton, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हो क्या रहा है कि स्ट्रोमा में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है जबकि ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसकी वजह से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर एक ग्रेडियंट हो गया, मतलब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर H+ ज्यादा और मेम्ब्रेन के बाहर H+ कम, ठीक है। As well as measurable decrease in the pH in the lumen। lumen का pH जो है वो डिक्रीज हो गया, H+ बढ़ा दिया तो pH कम हो गया।
Why are we so interested in the proton gradient? क्यों हमको इतना मजा आ रहा है करने में? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the formation of ATP. The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane. So the stroma through the transmembrane channel of F0 of the ATP synthase. ठीक है, तो हमें प्रोटॉन्स को F0 चैनल से मूव करना है. F0 चैनल से मूव करोगे तो F1 पे क्या होता है? ATP सिंथेज एंजाइम. ठीक है, इसके दो पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे दो पार्टिकल होते हैं ना, इसको आप क्या कहते हो? F0, और इसको आप क्या कहते हो? F1. कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाते हैं. इससे क्या होता है? इससे प्रोटॉन का मूवमेंट होता है. ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है F1 पार्टिकल जो होता है ये आउटर सरफेस की ओर प्रोट्रूड होता है. ठीक है, मतलब अगर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है ऐसा, ठीक है, तो ये कैसा होगा? ऐसा. ठीक है, ओहो, देखिए ये कैसा होता है. देखो बना रही हूं मैं, ये ऐसा होता है, ऐसा. ठीक है, तो इसका जो F1 रहता है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो ये है स्ट्रोमा. ठीक है, तो इसका जो F1 रहता है वो बाहर की ओर रहता है. ठीक, चलो, नाउ अदर पोर्शन इज कॉल्ड एज CF1. ठीक है, जो कि आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे रहता है और स्ट्रोमा को फेस किए हुए रहता है. देखो ऐसे बनाया मैंने. द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इनफ एनर्जी टू कॉज द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ CF1 पार्टिकल. देखो क्या होता है, जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाता है तो ये जो F1 है ना, इसका हेड, इसकी मुंडी घूम जाती है, इसका दिमाग खराब हो जाता है. मेरे पास अभी मैं ATP बनाता हूँ, तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, और चेंज की वजह से कन्फर्मेशन चेंज होता है और H+ उससे मूव करने लगता है और फिर वहां से ATP सिंथेसिस होती है. ठीक है, which makes the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP. ठीक है, इसकी वजह से जो H+ मूव कर रहा है वहां पर, यहाँ पर क्या होता है? ATP सिंथेज एंजाइम मूवमेंट से बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, उसको यूज करोगे और ATP बनाओगे. Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase. हमको क्या क्या चाहिए इसमें? एक प्रोटॉन, एक मेम्ब्रेन. किसकी मेम्ब्रेन है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन. प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन पंप क्या होता है? कंटिन्यूसली H+ का मूवमेंट ल्यूमेन के अंदर बना होना चाहिए. ठीक है, और एक ATP सिंथेज, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ गुजारोगे तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हो ATP सिंथेज. इस पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करोगे और ATP सिंथेज जो है वो स्ट्रोमा में पड़े ADP को ला के किस में कन्वर्ट करता जाएगा? ATP में. स्ट्रोमा में ADP पड़ा हुआ होता है. ठीक है, इस ADP को आप कन्वर्ट कर लोगे ATP में. ठीक है, नाउ energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. हमें एनर्जी चाहिए होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिससे हम हाइड्रोजन जो स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है उसको लेकर आपके ल्यूमेन में भरते जाते हैं. ATP synthase has a channel allow the diffusion of proton back across the membrane. This release enough energy to activate the ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. ठीक है, ATP सिंथेज क्या है? ये एक एंजाइम होता है जो ATP को ATP में कन्वर्ट करता है. Along with the NADPH produces by the movement of electron. Even हम NADP को NADPH में रिड्यूस करते हैं. कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हम स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को ले लेते हैं और NADP से NADPH बना लेते हैं. ठीक है, the ATP will be used immediately into the biosynthetic reaction takes place in the stroma responsible for the CO2 and synthesis responsible for the fixation of CO2 and the ATP. अब ये जो ATP तुमने बनाई है और यहाँ पर जो NADPH बनाया है, इन दोनों को आप कहाँ यूज करोगे बच्चों? डार्क रिएक्शन में. कहाँ यूज करोगे? डार्क रिएक्शन में. क्या बनाने के लिए? शुगर बनाने के लिए. इन दोनों को आप डार्क रिएक्शन में यूज करोगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट द केमियोस्मोटिक थ्योरी. केमियोस्मोटिक्स थ्योरी में सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, इसमें सब शकुनी है. ये शकुनी काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन शकुनी को अल्टीमेटली जो है सारे हाइड्रोजन नाम के अर्जुनों को एक जगह पर जो है दबा के रखना है. ध्यान से समझना. ठीक,
ताकि वो अर्जुन जो है समय पर बाण चलाए और एटीपी बनाए। ओके, अलग अलग तरीके से उन लोगों ने अपनी साजिश रची। पहले उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल तोड़कर हाइड्रोजन इकट्ठा किया, फिर प्लास्टिक यूनियन को बोला चल तू भी काम कर, हाइड्रोजन लेके आया, और तीसरा जब उसने NADP को रिड्यूस किया तब हाइड्रोजन कलेक्ट किया। हाइड्रोजन आयंस जितने थे वो तेजी से F0F1 पार्टिकल से मूव किए और स्ट्रोमा में ATP की सिंथेसिस हुई। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। NADP से NADPH रिड्यूस करने के लिए हमें NADP रिडक्टेज की जरूरत होती है, जो कि थाइलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होने की वजह से NADP आउटर साइड की ओर सिंथेसाइज, NADPH आउटर साइड की ओर सिंथेसाइज होकर स्ट्रोमा में रिलीज हो जाता है। सो केमियोस्मोटिक थ्योरी में हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से ATP बना सकते हैं। सो आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ द ATP सिंथेसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द डार्क रिएक्शन। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द लेक्चर। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।